हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। तरीन का वजीर आजम को मईशत पर तवज्जो देने का मशवरा। क्या ओपोजिशन के पास वजीर आजम को हटाने के लिए अददी अक्सरियत मौजूद है? पूछेंगे सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा से, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन से और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हबीब जालिब ने कहा था, वो जब ऐलान करते हैं बजट का, गरीबों का हो जाता है झटका। वो ऐवानों में सरमस्त गज़लख्वां, वतन कर्जे की सूली पे है लटका। कल रात गए भी गरीब अवाम को दोबारा मजीद झटका दे दिया गया। कई साल से जिस कौम का अंग अंग महंगाई में जकड़ा जा रहा था, कल उसको मनो मिट्टी तले दाबने की बुनियाद डाल दी गई। मेरे मुल्क का मजदूर, मेहनतकश और गरीब चंद साल पहले पूरा दिन पिस कर बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला ही देता था, लेकिन अफसोस अब वो भी मुश्किल हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी ने नाक में दम तो कर रखा था, लेकिन हुकूमत ने हालिया मिनी बजट में मजीद टैक्स लगाकर आवाम की कस बल निकाल दिए हैं। वज़ीर आज़म के माजी के दोस्त जहांगीर तरीन ने भी कह दिया कि खान साहब मईशत पर तवज्जो दें। लेट्स वॉच हिम। हमें सबको अफसोस है कि इस मुल्क के माशी हालात जो है ना, वो एक ऐसे जगह पे आ गए हैं कि बहुत आवाम का गुजारा करना महंगाई के सामने, तूफ़ान के सामने बड़ा मुश्किल है। खान साहब को मैं सिर्फ मौजूदा गुजारिश ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना, उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने नई साइंस निकाली है। उन्होंने पेट्रोल महंगा होने पर आवाम को कई मुफीद मशवरे दे दिए हैं, उन्हें भी देखिए। की कीमतें अब प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान पेट्रोल बनाता या पाकिस्तान में अगर इसकी कुएं होते तो फिर तो एक और बात थी। क्योंकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सख्त वक्त में यही होता है कि जिंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है, उसमें अपने आप को आदमी ने एडजस्ट करना है। ऐसा मैकेनिज्म करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल कर सके। एक फेडरल मिनिस्टर ने ये कहा कि अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरे फेडरल मिनिस्टर ने बताया कि बेबसी और मजबूरी है क्या। लेट्स वॉच फवाद चौधरी एज़ वेल। लेकिन तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। राना तनवीर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यूक्रेन का जिक्र किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि अपने आप को एडजस्ट करें। सो ये वाकई एक इंटरनेशनल फिनोमिना है और इसके बारे में हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। राना साहब देखिए, मैं इनकी बात पे क्या तबसरा करूँ। आपको पता है कि जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे इनके और प्रोविंशियल हो, जब महंगाई शुरू में हुई तो आपको याद होगा किसी ने कहा कि चीनी आप एक थोड़े से डाल लें, 1 चमचा डालें, 100 दाना डाल लें। किसी ने कहा कि जी आधी रोटी खा लें। ये सारी बातें इनकी बेतुकी आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि अभी ये लेटेस्ट है, शिबली फराज साहब ने अजीब बात कर दी। पेट्रोल नहीं होता, हमें भी पता है, लेकिन एडजस्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। अवाम में एक सख्त होती है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि सिर्फ इस्तेमाल गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों में नहीं होता, इससे ओवरऑल एक इम्पैक्ट आता है। जो पेट्रोल महंगा होता है या डीजल महंगा होता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, वो वहाँ जहाँ प्रोड्यूस होता है, बिजली प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद फैक्ट्रियों में जितनी या जो ट्रांसपोर्ट है इस पे चलती है, ट्रक जो चलते हैं उस पे उनका किराया बढ़ता है, वो जो लोड लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं इन चीज़ों का,
तो मैं समझता हूँ ये मुझे नहीं समझ आ रही कि बजाय अपने अखराजात काम करें, बजाय अवाम को चले, अगर बाहर महंगा है तो उसको सब्सिडाइज करें अपने टैक्सेस। असल में इनका अपना रेवेन्यू जो है वो 100%, मैं बताऊं ये कि इन्होंने बड़ा चक्कर दिया हुआ कि हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, 6000 कर लेंगे। एक्चुअली बाहर अगर चीजें महंगी हुई हैं तो डीवैल्यू करके इन्होंने उस पर जितना इनके टैक्सेस बढ़े हैं वो उस टाइम से बढ़ गए हैं जिस टाइम से इन्होंने डीवैल्यू किया या बाहर तो प्राइसेस बढ़ी हैं। तो 6000 का जो मंतक है वो यही है ना कि हर लीटर आप डालेंगे उस पर आपको इनकम आती जाएगी जो ऊपर का पैसा है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें आज के ज़माने में धोखा नहीं दे सकते, इनको अपनी आप पे शर्मिंदा होना चाहिए। और अगर काम नहीं करना आता तो मेरा ख्याल है अवाम को पे एक क़यामत डालने की बजाय खुद छोड़ दें। ये सारी दुनिया में होता है, अगर गवर्नमेंट से परफॉर्म नहीं किया जाता, ये समझ नहीं है इनको, तो छोड़ दें। कोई और आ जाएगा तो मेरा 30-20% चीज़ें उसी दिन सस्ती हो जाएंगी, आप देख लें। इनसे तो चीज़ें मैनेज ही नहीं हो रही, हर कोई मुंह जोर है और अपने हिसाब से महंगाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ शिबली फराज साहब हों, ये दूसरे वजीर साहब फवाद साहब हों, ये सारी बातें ये नमक जख्मों पे नमक छिड़कने। बट राणा साहब अगर इजाजत दें, आपने कहा कोई और आएगा तो 20-25% चीजें ठीक होंगी, बट कल हमारे प्रोग्राम में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी थे, वो कह रहे थे कि कोई और हुकूमत भी आके अभी 5 साल तक मामला ठीक नहीं कर सकती। आपका ख्याल है कि हो जाएगा? नहीं, मैं आपको बताऊं, जो शायद साहब ने बात की है वो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, वो गवर्नेंस की बात करते हैं, वो जो इस वक्त बुरा हाल हुआ है कि जिस तरह एक बैड गवर्नेंस किया है, हुक्मरानी जिस तरह किया है, लोगों के जराइम इंसाफ नहीं है, जराइम बढ़े हुए हैं, लोग ओवरऑल एक इकोनॉमी जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि वो तो ओवरऑल एक बात कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, चाहे वो माशी निज़ाम हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो, वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं या रोजमर्रा की चीजों की कीमतें हैं वो सिर्फ अच्छी मैनेजमेंट से ही मैं कहता हूँ इमीडिएटली 20-30% कम हो जाएंगी। ठीक, वो तो लंबी बात है ना, लंबी तो पता नहीं अरसे में कितनी कम होंगी, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये यकीन से मैं कहता हूँ कि बेहतर मैनेजमेंट से, बेहतर हुक्मरानी से, बेहतर इंतजामिया को ठीक करने से ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो समझ नहीं आ रही है इनको, पता ही नहीं है। ये कहता है जी हमें टैक्स बढ़ाएं, रेवेन्यू में इकट्ठा करके, तो भाई रेवेन्यू इकट्ठा करके तरीका तो वो ये है कि इन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन पे आप फोकस करें। ठीक, आप वो नेट में टैक्स नेट में लोगों को लाएं। ये नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डालते जाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ सारा एक आम आदमी के नीचे जो कंज्यूमर है उस पे जाता है, जो एक मुसारफ है या कंज्यूमर है जो चीजों को इस्तेमाल करता है उस पे सारा वो बोझ जाके पड़ता है अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये अंतक पता नहीं। ठीक है, so if you allow me जमशेद इकबाल चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शुरू में परेशानी का इजहार होता था, नोटिस भी लिया जाता था, कुछ ना कुछ कहा जाता था हम इतने अरसे में ठीक कर लेंगे। अब वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है आप अपने आप को एडजस्ट करें, आपको इसी में रहना होगा, इंटरनेशनल फिनोमेना है, हम कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से। अभी राना तनवीर साहब ने कहा कि कोई और गवर्नमेंट आएगी तो 20-25% अपनी गवर्नेंस से कम महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी। अगर वो ऑपोजिशन ये दावा कर रही है तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं हो सक रहा ये? देखिए राणा साहब की जो बात है ये ना इंडिया को समझ आ रही है, ना बांग्लादेश को समझ आ रही है, ना भूटान को समझ आ रही, ना श्रीलंका को, ना अफगानिस्तान को, किसी को समझ नहीं आ रही। मैं अभी फिगर लेके बैठा हूँ तो हमारे दुनिया में सिर्फ 34 मुल्क ऐसे हैं जिनकी कीमत हमसे तेल में सस्ते हैं। 34 आउट ऑफ यू कैन से 193 मुल्कों में सिर्फ 33 मुल्क ऐसे हैं जिनमें हमसे तेल की कीमत कम है, और वो सारे के सारे हम तेल के प्रोड्यूसर हैं। मसलन जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, हम गैस के खुद प्रोड्यूसर हैं, मेनली हमारी अपनी प्रोडक्शन है गैस की। हम दुनिया से 4 गुना, 5 गुना, बाज़ औक़ात 6 गुना घरेलू कंज्यूमर को 6 गुना गैस सस्ती दे रहे हैं दुनिया से कि हमारी प्रोडक्शन अपनी है। तेल में या कोयला में आपकी टोटल इंपोर्ट है, जहां जहां आपकी इंपोर्ट है वहां आपके पास सिर्फ एक बचती है चीज कि आप टैक्स कितना लेते हैं। एक आया है, किल्लत आई है
इससे पहले 3 अदवार हैं, एक पीपल्स पार्टी का, एक मुस्लिम लीग नून का, और उससे पहले 2.5 साल हमारे हैं जी। इन 2.5 सालों में जो तेल पे टैक्स लिया जाता रहा है, लेवी प्लस यू कैन से जीएसटी, ये दोनों मिला के 34% से लेके 62% टैक्स लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ज्यादातर जब भी तेल सस्ता हुआ है 62% लेते रहे, जब तेल महंगा होता था थोड़ा सा कम कर देते थे, लेकिन 34% से कभी कम नहीं लिया गया। और हमारे भी दौर में पहले 2.5 साल तकरीबन यही था। आज हम टैक्स जो ले रहे हैं 20% से कम आ रहे हैं, जीएसटी प्लस लेवी मिला के 20% से कम ले रहे हैं। हमारे पास यही फिस्कल स्पेस है कि हम टैक्स कम करते हैं, कम अज कम करते हैं, जीरो करते हैं। पल्ले से नहीं दे सकते कि आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, आपके पास सब्सिडी नहीं आप दे सकते, आप मकरूज कौम हैं, आप गरीब गवर्नमेंट हैं। तो चीमा साहब, अगर राणा साहब की बातें भी कमेंट कर ले, लेकिन ये अभी आपने शुरू में आगाज में कहा कि अभी बहुत सारे ममालिक हैं जहां हमसे ज्यादा महंगा है तेल, आपने उस कंपैरिजन किया इंटरनेशनली, फिर अभी आपने खुद कहा कि हमारे मामलात फ़र्क हैं, कर्जों में जकड़ी हुई कौम है, जो अवाम के हालात है वो आपको खुद आपके हल्के में लोग बेहतर बताते होंगे। सो फिर ये कंपैरिजन कैसे बनता है चीमा साहब कि हम मुसलसल इंटरनेशनल बात करें? ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक आम आदमी की एवरेज तनख्वाह देखें, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरीके से मुतासर हो रही है। तो फिर ये कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान के तनाजुर में चीमा साहब, नॉट इंटरनेशनली। अच्छा, दो ऐसे मुतालबे हैं अपना फ्रिया, 2 ऐसे मुतालबे हैं जो बड़े अजीब से हैं फ्रैंकली, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। एक मुतालबा ये है कि सर पिछली बात छोड़ें, पिछली बात। दूसरा मुतालबा है कि जी इंटरनेशनल को ना देखें। ये दोनों मुतालबे बड़े पहले इलॉजिकल, मैं अगर आम काना ना भी कहूँ तो मैं कहूँगा इलॉजिकल है, बिल्कुल गैर दानिशमंदाना मुतालबे हैं। पहली बात ये कि जो मुल्क हैं इन्होंने सावरन अरब डॉलर का मकरूज हूँ या दूसरे मतलब स्टेट ने पैसे लिए हुए हैं, 30 अरब रुपया था, 30,000 अरब था, 40,000 अरब था, जो भी था, उसकी स्टेट ने सावरन गारंटी दी हुई है। जो भी पीछे अल्लाह देता आए, मंसूर आए, सरवर आए, जो भी आए, जो भी हुकूमत होगी, जो भी पार्टी होगी, उसने वो देने ही देने हैं। और जाने वाला कहे जी उस पिछली बात को भूल जाए, भाई हम 12 अरब डॉलर सालाना दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डेट पेमेंट कर रहे हैं, कैसे भूल जाएं? कैसे हो सकता है कि ना हो? दूसरी बात यह है कि आप लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, जब इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट की और वहाँ एक खास कीमत आपको मिलती है, वो जो कीमत मिलती है उसका इम्पैक्ट है। ड्यू रिस्पेक्ट चीमा साहब, हम तो हमेशा से इंटरनेशनल मार्केट से ले रहे हैं, तो आप ही की जमात पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करती रही, पीएमएलएन पे भी करती रही, तब भी वही फॉर्मूला था, अभी भी वही फॉर्मूला है। उस तक फिर कैसे तनकीद करते थे आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे? मैं कह रहा हूँ कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से, आपने मेरी बात नहीं सुनी, पीपल्स पार्टी और नून लीग से दोनों से वो 34% से लेके 62% तक लेते थे, मैं 20% से कम ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। मैं तो डेफिनेटली आप कह लें कि मैं तो 12, 13, 14, 15% टैक्स एवरेज कम ले रहा हूँ उनसे। जब से तेल महंगा हुआ, जब सस्ता था तो मैं भी उनके बराबर लेता था। दूसरी राणा साहब एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आपका डायरेक्ट टैक्स जो है ये आप बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्स जो है कम करें। अच्छा, ये बात जो है मैं कहता हूँ ये बात इंडिया को भी समझ नहीं आती, इस खित्ते के किसी मुल्क को समझ नहीं आती कि आज बांग्लादेश में तेल आपसे महंगा है। ये मैं उन मुल्कों की बात कर, जिनकी इनकम हमारे ऑलमोस्ट बराबर है। अफगानिस्तान में हमसे महंगा है, आपका श्रीलंका में महंगा है, इंडिया में महंगा है, भूटान में महंगा है, नेपाल में महंगा है। तो ये राणा साहब की बात किसी को समझ नहीं आती, और राणा साहब के अपने लीडर, ठीक है, आपने कहा किसी को ये बात राइट ना नवाज शरीफ साहब को समझ आई, ना किसी और को समझ आई, हमें ये समझाने में कौन पड़े। ओके, बट राणा साहब ने बड़े क्लोज, आप उनको भी समझा देते आप। ओके, वक्त का, वी विल बी राइट बैक। Welcome back. A very warm welcome to you, Qamar Zaman Kaya साहब. Thank you so much for being on the program. पीपल्स पार्टी के दौर में भी आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ, पाकिस्तान में कीमत रिकॉर्ड सतह पर आ गई उस वक्त। अभी चीमा साहब ये कह रहे हैं कि आप ये लॉजिकल बात करते हैं कि इंटरनेशनल तनाजुर में ना देखें, क्योंकि यही हकीकत है, या माजी की हुकूमतों के तनाजुर में ना देखें। सो फिर तनकीद किस तनाजुर में करेंगे आप कायरा साहब? नहीं, आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी हैं, खाने पीने के अशिया भी सस्ती कर दी हैं, तेल भी सस्ता हो गया है, कर्जे भी कम हो गए हैं, नौकरियां भी आम हो गई हैं, घर भी बन गए हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी होगी, बहुत अच्छे काम हो गए, बड़ी आला गवर्नमेंट है, तारीफें करें इनकी। इन्होंने पाकिस्तान की जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी हैं। हमारे दौर में क्या होता था, हम उसका जवाब दे सकते हैं। हमारे दौर में तेल की कीमतें
$64-65 से बल्कि $56-57 से $152-53 पर चली गई थी। और हमने उस वक्त भी तेल की कीमत ये नहीं की थी, बल्कि हमने बहुत सारा जो परचेज का मिक्स होता है वो करके, सिर्फ ये नहीं था कि हमने डेट बढ़ाया था, ये नहीं था कि हमने उसके ऊपर जो टैक्सेस बढ़ाए थे, बल्कि हमने उसको मिटिगेट किया था। और फिर ये कि हमारे बाद मुस्लिम लीग के गवर्नमेंट में भी तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी। आलमी मंडी में जाने वाला जो सूरत हाल होती है उसकी अपनी एक इफेक्ट जरूर आता है, लेकिन देखना यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद ये है। आपने सर्कुलर डेट के अंदर अगर तो कमी कर रहे हो, अगर आपका ये होता कि आपके आने की बदौलत बिजली की चोरी कम हो गई होती, सर्कुलर डेट कम होता, गैस की चोरी कम हो गई होती तो डेट कम होता। अगर आपका रेवेन्यू, जो आप कह रहे थे कि लाइन में लग के लोग टैक्स दे रहे होंगे, अगर आपने डीवैल्यू करके पैसा टैक्स रेवेन्यूज न बढ़ाया होता तो भी आपकी बात में कोई वजन होता। तो सवाल ये है कि हम मुश्किल तरीन हालात में, जब दहशतगर्दी थी, जब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था, हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई थी और हमने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूटिलिटी थी वो थी कि हमने अपने किसान को सपोर्ट किया था। आज अब किसान के सपोर्ट के दावे तो कर रही है ये गवर्नमेंट, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है फरिया कि किसान को तेल महंगा मिल रहा है, किसान को बिजली महंगी मिल रही है, किसान को खाद महंगी मिल रही है, मिल नहीं रही, मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, और इसी तरह उसकी पेस्टिसाइड्स है वो उसको महंगी मिल रही है, मार्केट में उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि सब अच्छा है। अच्छा, सब अच्छा है तो ठीक है, फिर आप चिल करें, कोई मसला नहीं है। फिर आपको अपोजिशन की जो तहरीकें हैं इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा नेगोशिएट करती है, और इनके अपने जो वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, इन्होंने वजीरे या उस वक्त मशीर बने थे, ये स्टार्ट में मशीर बनने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले जब ये नेगोशिएट हुई थी डील IMF की, उन्होंने कहा था इट्स ए वेरी बैडली नेगोशिएटेड डील। ये मैं नहीं कह रहा, वो रिकॉर्ड पे हमारे दौर में भी, मुस्लिम लीग के दौर में भी हम भी IMF के पास गए। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से जाते हैं, आप जाके उनको अपनी कुव्वत समझा सकते हैं और आप अपनी पॉलिसीज के तसलसल की यकीन दहानी करा सकते हैं, तो आप उनसे बेहतर टर्म्स ले सकते हैं। आपने तो चोरियां रोकनी थी जी, आपने तो इनएफिशिएंसीज रोकनी थी, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। हर चीज बढ़ गई है। ये हम नहीं कह रहे, हुकूमत के अपने अदादो शुमार कह रहे हैं, आलमी इदारे कह रहे हैं। मैं तो चलो मुखालिफ हूँ, इस तरह की बातें करूंगा। तो ये कहना कि जी हम इलॉजिकल बात करते हैं, बात ये है आज भी हिंदुस्तान के अंदर खाद हमसे सस्ती किसान को मिल रही है, आज भी तेल हमसे सस्ता, कहीं सस्ता किसान को मिल रहा है, आज भी उनको पेस्टिसाइड सस्ती मिल रही है, आज भी उसको बेहतर जो बीज है वो सस्ता मिल रहा है। तो यकीनन वहां पे इनपुट कास्ट कम होगी, किसान खुशहाल होगा, अशिया की कीमत भी कम होगी। तो सिर्फ ये नहीं है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत चढ़ गई, हमने पासान कर दी, ये फिर कौन सा कमाल है? कमाल तो यह है कि आप उसको बैलेंस करें। और दूसरी बात यह है कि क्या चीनी भी आलमी मंडी के साथ उसका ताल्लुक है? क्या आटे का भी आलमी मंडी के साथ ताल्लुक है? क्या सब्जियों का भी आलमी मंडी के साथ ताल्लुक है? क्या दालों का भी आलमी मंडी के साथ ताल्लुक है? क्या इस मुल्क के अंदर आम आदमी की जिंदगी में, थानों में, कचहरियों में, पटवार खानों में हर जगह करप्शन के रेट डबल हो गए, इसका भी आलमी मंडी के साथ ताल्लुक है? ये क्या आलमी मंडी लगा दी है इन्होंने। हर वक्त ये बात है कि हमें कमजोर मैशत है, लेकिन इसके बावजूद इससे पहले हुकूमतें इसको मैनेज करती रही है। ठीक, अगर जी नहीं, एक कहा जाता है कि हमने कर्जे इसलिए लिए जी कि हमने कर्जे पे करने थे, हमारे ऊपर मजबूरी थी। तो जो आप ले रहे हैं वो भी आने वाली हुकूमतें पे करेंगी, वो आप तो पे करके नहीं जाएंगे, वो आने वाली हुकूमतों को पे करने पड़ेंगे। अगर आपने कर्जे अदा कर दिए हैं तो भाई खुदा के बंदो, आपने 80% कर्जा इजाफा किया है, उसमें से 50% पे भी तो किया होगा। जो हमारे दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में लिया गया, आपके ख्याल में गलत दिया गया, आपने वो कर्जा पे ऑफ किया, तो उसमें से कुछ कम भी हुआ होगा। आपने जितना लिया हो गया है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने पे ऑफ किया?
राइट, अगर इजाजत है हम एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी पीटीआई के तीनों सीनियर लीडर्स हैं। पेट्रोल और डीजल के नर्ख क्या थे, क्या हो गए? अगस्त 2018 में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 95 रुपए 24 पैसे थी। मुल्क में पेट्रोल की हालिया कीमत 159.86 रुपए फी लीटर है। 3 साल में पेट्रोल की कीमत में 64.62 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। अगस्त 2018 में डीजल की फी लीटर कीमत 112.94 रुपए थी। मुल्क में डीजल की हालिया कीमत 154.15 रुपए फी लीटर है। 3 साल में डीजल की कीमत में 41.21 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। अगस्त 2018 में मिट्टी की तेल की फी लीटर कीमत 83.96 रुपए थी। मुल्क में मिट्टी की तेल की हालिया कीमत 126.56 रुपए फी लीटर है। 3 साल में मिट्टी की तेल की कीमत में 42.60 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। राना साहब, आपने कारा साहब की बात भी सुनी, आपने चीमा साहब की बात। मंडी में क्या हुआ आलमी मंडी में कितनी कीमतें बढ़ी हैं? ठीक है, वो भी हम आपके सामने ले आते हैं। राना साहब, अब मसला ये है कि हुकूमत का अपना एक मौकफ है और लग भी ये रहा है कि आइंदा आने दिनों में भी ये जो मसाइल हैं इंटरनेशनली वो ऐसे ही रहेंगे। क्या आपने अभी कहा हम 20 से 25% ठीक कर देंगे मामला, लेकिन उसके लिए कोई बाकायदा प्लानिंग हुई हुई है? कोई शेडो बजट, कोई शेडो प्रपोजल है पीएमएलएन के पास? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो चीमा साहब ने बड़ी अजीब बातें की कि समझने समझाने वाली। चीमा साहब, हम समझाने को भी तैयार हैं और समझने को भी तैयार हैं। अगर आपको समझ नहीं है डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और वो किधर से रिकवर हो रहे हैं और किस तरह और परसेंटेज क्या है उनकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, 80% जो रेवेन्यू है उनकी 80% है इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको समझ नहीं तो मैं समझा देता हूँ, टीवी पे आ जाए या मैं आपके घर आ जाता हूँ समझाने को। अगर आपको एबीसी का अभी 86-87% ना खामोश तो हो जाए ना, बीच में ना बोले, तकलीफ होती है तो बोलते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल वेलकम, आपका घर मेरा घर, कोई वो मसला नहीं है, आपको पता ही। लेकिन समझना समझाना आप अपने इनको जो टीम, जो इकोनॉमिक टीम है उनको समझाएं। ये आप सिर्फ केस, मुझे पता है आपको पता है हर चीज का, लेकिन आप फाइट खाम खा बेलज़्ज़त गुनाह नहीं वो कमा रहे हैं एक पीटीआई के, क्योंकि आप पीटीआई में आप लड़ रहे हैं, आपके अंदर आपको पता है कि किसान, आप जिम्मेदार हैं, आपको पता है क्या हो रहा है। अभी कैरा साहब ने एक पिक्चर पेश की है जो 100% उन्होंने कहा कि डबल नहीं है रिश्वत, 5 गुना रिश्वत बढ़ी हुई है जो नीचे थाने कचहरियों में रेवेन्यू में सारी है। और जो खाद आप क्या 1400 से 1600 से अगर आपने 2000 दी तो खाद आपने 3000 से 10,000 पे पहुंचा दी है। मेरा मतलब आप इसके एनालिसिस करें घर बैठ के, 20% आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। असल में इकोनॉमी वो बेहतर टैक्सेशन वो होती है जो डायरेक्ट हो। आपने उसमें कितना बढ़ाया है? अगर मैं जो एक बता रहा हूँ किस तरह चीजें चल रही हैं, ये एक सेक्टर है जो इंटरनेशनल मार्केट, बाकी उन्होंने बात ठीक की। बाकी चीजें जो हैं जो मुझे बताएं, जो शिबली फराज ने बात की है, आपके सामने वो दोबारा दोहरा दें, ये टीवी वाले दोहरा दें तो आपको समझ आ जाए कि आप एडजस्ट करें। भाई इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। जो एक प्रोडक्शन है किसी फैक्ट्री की, किसी ट्रैक्टर चलना है वहां पे जिम्मेदार का, आपकी जमीनों में जो ट्रैक्टर चलना है वो इस प्राइस से चलना है जो डीजल की इस वक्त प्राइस है। अगर कोई आपने ट्राली पे लाना है कोई सामान खा, तो वो उस पे जो कैरेज का खर्चा होना है उस पे आना है जो डीजल ट्रैक्टर में चलना है या किसी ट्रक में या लोडर में चलना है। आप इस किस्म की ना बातें लोगों को सब पता है। अगर हमें क्या समझाना है, हमने तो मैंने चीजें की थी, बेहतर की थी। बाहर का क्या बताते हैं, बाहर लोगों की परचेजिंग पावर बहुत बड़ी है। उन्होंने परचेजिंग पावर उनकी, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं कमोडिटीज की तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ाई है। आपकी परचेजिंग पावर तो आपने बढ़ाई नहीं लोगों की, उसी तरह बेचारे फंसे हुए हैं और उन पे बोझ डाल दिया आपने। अगर उनकी परचेजिंग पावर एक उधर की उधर 100 रुपए किया तो आपने बोझ उस पर डाल दिया 200 रुपए का। तो ये चीजें एक आम आदमी को समझ आ रही हैं। वो आपके जो बातें सुनते हैं आप सारी, आपके इर्द गिर्द मुझे यकीन है, क्योंकि आप बिल्कुल एक जिम्मेदार हैं, रूरल एरिया से हैं, आपके इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, आपको सारा पता है चीमा साहब। लेकिन खुदा का खौफ करें, चीज अगर है तो उसको बजाय उनको और आप, मैं कहता हूँ ना कि नमक जख्मों पे छिड़कने वाली बात है, ये आवाम ना करें। जिस उसने पहले कहा कि जी चीनी 2 दाने डाल लें,
कि कोई एक बंदा इनका ये कहता है, दूसरा कहता जी 2 रोटी की बजाय एक खा लें या एक की बजाय आधी खा लें। ये तो वही वो पता नहीं 50s में या 40s में कब वो क्वीन की बात की पेरिस की, कि उसने कहा अच्छा अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक्स खा लें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने सुनी राणा साहब की बात? लास्ट में बात सुने। उस क्वीन को तो पता नहीं था ना वो क्वीन थी, ये लोग क्वीन तो नहीं ना, ये कोई राजा नहीं है, ये मुझे पता है कौन है, मैं इनको समझ जानता हूँ जो ये लोग हैं। वो उसको तो इल्म ही नहीं था कि रोटी और केक में फर्क क्या होता है। इनको तो पता है, इनकी तो अपनी रोटियां बढ़ गई हैं। इनकी हुकूमत में 3.5 साल में जहां ये 1 रोटी खाते थे, अब ये 10 रोटियां खा रहे हैं। राइट, ठीक है, लेट हिम कमेंट ऑन दैट। जमशेद इकबाल चीमा साहब, लग ये रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि एक तरफ ऑपोजिशन रेडी है तहरीक अदम के लिए या कोशिशें करी है। हमने ये भी देखा कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का इजलास हुआ, वहां पर भी ये बात की गई कि ऑपोजिशन से बातचीत की जा सकती है। सो इस ऐसे हालात में भी अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो क्या हम ये समझें कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जो ऑपोजिशन है वो कुछ नहीं कर सकेगी? देखें, पहली बात तो ये कि हमने ये मुल्क चलाना है, कोई ये तो नहीं है कि हमने कोई गिमे करके तो चले जाना है, लोगों को एक पॉपुलर डिसीजन करके झूठ बोल के चले जाना है, यहाँ रहना है। सो आपके पास जितनी फिजिकल स्पेस है उसी को आपने इस्तेमाल करना है। दूसरी देखें, मेरे दोनों भाइयों ने बात की है, कायरा साहब चूँकि स्पीकर बहुत अच्छे हैं तो वो स्पीकर के तौर पर काम करते हैं, वो मतलब आप पहले फिगर ना सुनते हैं ना बोलते हैं। कायरा साहब देखें, सादा सी बात मैं आपको बताऊँ, आपको ये समझ आ जाएगी। सर 2000 आपकी हुकूमत आई थी 2008 में। 2008 में यहाँ पे 5% बेरोज़गारी थी, और जिस दिन आप सर गए थे 6.8% बेरोज़गारी थी। आपके जिस दिन आप गए थे 6.8% थी, जिस दिन आप आए थे उस दिन बेरोज़गारी थोड़ी थी, और मुस्लिम लीग जिस दिन गई थी उस दिन 5.5% बेरोज़गारी थी। ठीक है, आप बार बार कहते हैं कि लोग बेरोज़गार हो गए, नौकरियां छीन ली। ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो आपके दौर में लिखा गया था उसकी फिगर्स हैं, मेरी फिगर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है, सर एक मिनट सर दरमियान में बात ना करें प्लीज, दरमियान में बात ना करें। देखिए मैं अच्छा नहीं एक मिनट सर सुन लेना प्लीज, फिगर बात करें। हमारे दौर में हम 6.5% थी बेरोजगारी, मुस्लिम लीग आई तो 5.5% थी, कैसे हो गया? इंटरिम गवर्नमेंट ने सुन लेना नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बता दें चीमा साहब, ये बताएं कि आते वक्त क्या थी, जाते वक्त क्या थी, दोनों का कंपैरिजन कर लेना। नहीं एक मिनट, ये मुस्लिम लीग नून का पहले साल की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में जो महंगाई थी वो थी जो आप कह ले बेरोजगारी थी वो थी 5.8%, और जिस दिन मुस्लिम लीग नून गई 5.5% थी 2018 में। ठीक है, 2019 में जो बेरोजगारी थी 4.1% थी। 2019 में जो बेरोजगारी थी 4.1% थी। 2020 में जो हमारे है वो पिछले जो लास्ट ईयर गिना गया वो 4.4% बेरोजगारी थी। मुस्लिम लीग नून से भी कम थी और पीपल्स पार्टी से भी कम थी। और 2020 का सारा जो पेंडेमिक है जिसे आप कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, सारी कौम बेरोजगार हो गई, 2000 बंदा घर बैठ गया। कायरा साहब देखें, इस मुल्क में 5.70 करोड़ लोग काम करते हैं। अभी की बता देना कितनी बढ़ गई है अब, आप खुद बता रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में बढ़ गई। मैं कह रहा हूं 2021 में एक मिनट सर दरम्यान में ना बोले प्लीज। कायरा साहब बुरी बात है, कायरा साहब बुरी बात है, दरम्यान में ना बोलने प्लीज मेहरबानी करें, ये ना करें। आप बड़े हैं मुझसे, मेरे साथ ये जाती ना करें, दरम्यान में बोलने वाली ये जाती ना करें प्लीज। अच्छा, हम महज़ब तरीके से प्रोग्राम करें। देखें 2020 में मैं कह रहा हूँ 4.4% थी, 2021 में फर्दर कम हुई है। 2021 में फर्दर बेरोजगारी हमारे यहाँ कम हुई है, लिहाजा पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बात की है, यही तो पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान नहीं आई जो इकोनॉमिक। अच्छा सर प्लीज, सर आपके फिगर्स तो बता रहे हैं, जो आपने फिगर्स दिए चीमा साहब, आप खुद कह रहे हैं कि 4.1 थी 4.4 हो गई।
अभी जो आपने फिगर दिया है, अनलेस आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं। नहीं, हमें तो मिली 5.5 पे, हमें मिली 5.5 पे, फिर 19 में हमने कम करके 4.1 की, और 20 में जब पेंडेमिक आया, कोरोना आया, तो कोरोना में थोड़ी सी बढ़ी, फिर भी 4.4 है, और 2021 में फर्दर कम हुई है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई वो उसको मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा, ये आपके सामने रिफ्लेक्शन है। ये मुस्लिम लीग नून के भी 5 साल हैं, इसमें मुस्लिम पीपल्स पार्टी के भी 5 साल हैं, ठीक है। इसके बाद इस वक्त हमारे भी 2 साल इसमें 2 साल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात ये कि सर आप 2 बुजुर्ग हैं, आप यहाँ इस बात को गलत अंदाज में ना बयान करें। दूसरा सर आप कहते हैं महंगाई मैं कह रहा हूँ कि आपके 4 दौर गुजरे हैं। भुट्टो साहब के दौर में मैक्सिमम महंगाई 26% रही एक साल में, और औसतन 14% थी। बेनजीर साहबा के दौर, फिर यूसुफ रजा गिलानी और आपका जो दौर था जब आप वजीर थे, उस वक्त आपकी महंगाई 12% थी, 14% थी। फिर दोबारा आपके दौर में महंगाई 14% हुई, और एक दौर जो था पिछला बेनजीर साहबा का लास्ट दौर था, उसमें हमारी भी बता दें, आपका सिर्फ एक दौर है जब 8% थी। राणा साहब का भी फिगर बताया था, उनका भी बता दें। 4% जी राणा साहब के मैं बताता हूँ जी, ठीक है, राणा साहब के 3 दौर हैं। जमशेद साहब अब आगे लेट हिम आंसर नाउ। एक मिनट राणा साहब के 3 दौर हैं। राणा साहब के 3 दौर हैं, एक में 7% थी, एक में 7% थी, एक में 10% थी, और एक में 5.5% थी। ओके, इफ यू अलाउ मी नाउ लेट हिम आंसर। ठीक है जी साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। कारा साहब 5 साल जी, क्या गुजारिश है? पहले तो ये है कि वो कहते हैं ना कि सुनो तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जाओ बाहर निकल के देखो तो सही हालात क्या है। आपने लोगों की जिंदगी स्क्वीज करके रख दी है, खलकत दुहाई दे रही है। वो भाई छोटे कारोबार बंद हुए हैं, ज़राअत स्क्वीज हुई है। आप कह रहे हैं बम्पर क्रॉप आई है और गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारा बम्पर क्रॉप हुई है, चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। आप कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है, दालें बाहर से मंगवा रहे हैं। कमाल बम्पर क्रॉप है। आप कह रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट है और हमें जो खाद डालने को अपने फसलों में डालने को नहीं मिल रही। कहाँ की सेल्फ सफिशिएंसी है? कहाँ है स्टॉक आपके पास? कितना गलत बयानी करेंगे। दूसरी गुजारिश यह है कि वजीर आजम साहब ने फरमाया कि हमारे गवर्नमेंट में लोगों ने बहुत पैसा कमाया। चंद कारपोरेशनों ने 1000 से 1100 अरब रुपया कमाया, और दूसरी तरफ सरकारी फिगर कहते हैं कि 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो मैं आपकी इस ग्रोथ को ऊपर लूं या नीचे पहनूं, क्या करूं? ये ग्रोथ जो नेगेटिव है, जो माइनस है फॉर पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अगर आप चंद लोगों को उनकी दौलत को बढ़ा रहे हैं तो ये आपको मुबारक हो। पाकिस्तान को ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए। ओके, पाकिस्तान को इक्विटेबल ग्रोथ होती है, वो ये है कि आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा हो। आज मैं सिंपल बात कर रहा हूं, फ्रिया छोड़ दे, मेरी और राणा साहब की बात भी छोड़ दे। आप बताओ कि आपकी जिंदगी में आसानी पैदा हो गई है? आपने कैमरामैनों से पूछो, उनकी जिंदगियों में आसानियां हो गई हैं? बाहर खड़ा हुआ गार्ड, उसको बुला के पूछो, उसकी जिंदगी में बेहतरी आ गई है? पूछो तो सही ना लोगों से। हमारे पास तो नहीं, हमारी